और केंद्र और राज्य सरकार की तमाम उपलब्धियां भी गिनाई। सीएम योगी ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में तेजी से बढ़ते हुए निवेश का जिक्र किया। कहा कि पहले जेवर में जंगल राज था और अब मंगल राज है। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा कि हमने कश्मीर में आतंकवाद को कुचलने का काम किया। करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा या 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना या फिर प्रधानमंत्री स्टार्टअप की स्कीम, स्टैंड अप की स्कीम, डिजिटल इंडिया की बात हो या फिर पीएम विश्वकर्मा या फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात, ये सभी स्कीम ऐसी हैं जो हर व्यक्ति के जीवन में व्यापक परिवर्तन करती। स्ट्रीट वेंडर से लेकर के गांव के अंदर निवास करने वाला एक गरीब घरौनी की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहा है। ये वेलफेयर की स्कीम है जिसके कारण 25 करोड़ लोग पिछले 11-12 वर्ष में गरीबी रेखा से उभर करके मध्यम श्रेणी में आए हैं और मध्यम श्रेणी से विकास की द्रुत गति के साथ भारत के विकास में सहभागी बन पा रहे हैं। कश्मीर के आतंकवाद को पूरी तरह कुचल दिया गया है। पूर्वोत्तर के भारत के उग्रवाद को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही हम विकास की बात कर सकते हैं। सुरक्षा ही नहीं होगी, विकास कहां से होगा? आज सुरक्षा का ही बेहतर माहौल का परिणाम है। देश के अंदर कार्य हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, रोड कनेक्टिविटी के। उत्तर प्रदेश का जंगल राज कहा जाने वाला जेवर आज मंगल राज के रूप में बदल गया है। अभी मैं जेवर एयरपोर्ट में लैंड किया था। कितनी शानदार एयरपोर्ट की सौगात प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से मिली है और अब उसने कॉमर्शियल फ्लाइट शुरू कर दी है। अनेक यहां पे निवेश के प्रस्ताव आ रहे हैं। आज का ही जो निवेश का जो शिलान्यास हो रहा है वह 6,785 करोड़ रुपए का है। दुश्मन की आंख से आंख मिलाने की सामर्थ्य, और अगर दुश्मन भारत की सीमा का अतिक्रमण करता है, भारत के जवानों पर चोरी छिपे और छद्म रूप से हमला करता है, तो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से भी कोई रोक नहीं सकता है। आज भारतीय जनता पार्टी ने देश ही नहीं दुनिया के सामने अपनी शक्ति और अपनी सामर्थ्य का परिचय देकर के भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की। याद करिए 2014 के पहले देश की आंतरिक सुरक्षा कितने खतरे में थी। कश्मीर अलग जल रहा था, पूर्वोत्तर के राज्यों में उग्रवाद था और भारत के अंदर 120 जनपद थे जहां पे नक्सलवाद भारत की सुरक्षा को चुनौती दे रहा था। लेकिन आज नक्सलवाद बामुश्किल 1-2 जनपदों तक सीमित रह गया है और वह भी बहुत शीघ्र समाप्त होगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने देश भर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे प्राप्त हो गए। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। पूरा ट्रस्ट इस घटना से आहत और बेहद दुखी बताया जा रहा है, लेकिन पूरा सत्य और न्याय पर अभी विश्वास है। ट्रस्ट ने साफ किया कि श्रद्धालुओं की दान राशि पूरी तरह से सुरक्षित है। मामले की निष्पक्ष जांच जारी है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है और गिरफ्तारियां भी मामले में हुई हैं। तो देखिए, आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि की जा चुकी है कि चंपत राय का इस्तीफा प्राप्त हुआ है। एक प्रेस विज्ञप्ति यानी प्रेस नोट जारी कर इस पूरे मामले को लेकर जानकारी साझा की गई है। राम मंदिर ट्रस्ट ने इसको लेकर बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि चंपत राय का इस्तीफा प्राप्त हुआ है। मामले में चंपत राय का इस्तीफा कंफर्म हो चुका है। खुद ट्रस्ट की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है। राम मंदिर ट्रस्ट ने बयान जारी किया और इस बयान के बाद अब इस खबर पर पुष्टि लग चुकी है। चंपत राय का इस्तीफा प्राप्त हुआ है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने एक प्रेस विज्ञप्ति यानी प्रेस नोट जारी किया है
और लिखा है कि पूरा ट्रस्ट इस घटना से आहत है और दुखी है, लेकिन सत्य और न्याय पर पूरा विश्वास अभी भी बना हुआ है। ट्रस्ट ने साफ किया है कि श्रद्धालुओं की ओर से जो भी धनराशि दी गई थी पूरी तरह से सुरक्षित है, यानी श्रद्धालुओं को, राम भक्तों को किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कम से कम यह आश्वासन दिया गया है कि आपकी ओर से जो दान राशि दी गई है वो सुरक्षित है। चंपत राय ने कई बार शिकायतें अनसुनी की हैं, ये आरोप लगाए गए हैं। चंपत राय ने निगरानी दूसरों के हाथ में छोड़ी, पैसे बरामद होने पर भी एफआईआर दर्ज नहीं कराई। तो ये देखिए तमाम गंभीर आरोप चंपत राय पर लगाए गए। मामले में चंपत राय का इस्तीफा अब कंफर्म किया जा चुका है। ट्रस्ट का हालांकि कहना है कि इस बात से पूरा ट्रस्ट दुखी है और आहत है, लेकिन सत्य और न्याय पर पूरा भरोसा है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, लेकिन बहरहाल ये बड़ी खबर है, बड़ा घटनाक्रम है। कई आरोप लगे हैं चंपत राय पर। चंपत राय ने कई बार शिकायतें अनसुनी की हैं। तो देखिए बताया ये जा रहा है कि कई बार चंपत राय तक मामले की कंप्लेन की गई है, लेकिन उन्होंने अनसुना किया। चंपत राय ने निगरानी दूसरों के हाथ में छोड़ी है, ये भी गंभीर आरोप है। पैसा बरामद होने पर एफआईआर दर्ज नहीं कराने के गंभीर आरोप चंपत राय पर लगाए गए। हालांकि मंदिर ट्रस्ट ने इस पूरे मामले को लेकर बयान जारी किया है और इस बात का कंफर्मेशन दिया है कि चंपत राय का इस्तीफा प्राप्त हुआ है। चंपत के करीबी लोगों ने चंदा चोरी की। तो तमाम आरोप जो एसआईटी की रिपोर्ट में चंपत राय पर लगाए गए हैं हैरान कर देने वाले हैं, लेकिन ट्रस्ट का कहना है कि इस घटना से, इस खबर से हम आहत हैं, दुखी हैं। हमें विश्वास है कि ये बादल छटेंगे, अंधेरा हटेगा, सत्य सूर्य का प्रकाश होगा। तो देखिए ट्रस्ट की ओर से तमाम बड़ी बातें कही गई हैं, लेकिन इसी बीच जो सबसे बड़ा घटनाक्रम है वो चंपत राय के इस्तीफे को लेकर सामने आ रहा है, क्योंकि अब इस बात को लेकर मुहर लग गई है कि चंपत राय ने अपना इस्तीफा दे दिया है अपने पद से, अपनी जिम्मेदारी से। उन्होंने खुद ही इस्तीफा दिया। चंपत के करीबी लोगों ने चंदा चोरी की है। चंपत राय ने कई बार शिकायतें अनसुनी की। तमाम आरोप हैं जो एसआईटी रिपोर्ट में लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि चंपत राय ने निगरानी दूसरों के हाथ में छोड़ी और शायद इसीलिए इतना बड़ा घोटाला हुआ। पैसे बरामद होने पर भी एफआईआर दर्ज नहीं कराने के गंभीर आरोप लगाए गए। तो ये देखिए मामले को लेकर जांच चल रही है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन अभी इंतजार इस बात का है कि आखिर मास्टरमाइंड कौन है इस पूरे मामले का, किसके संरक्षण में ये हो रहा था। क्योंकि 500 सालों का संघर्ष और उसके बाद राम मंदिर की गरिमा से ऐसा खिलवाड़ जो किसी भी राम भक्त ने कल्पना में भी नहीं सोचा होगा कि कभी ऐसी भी खबर हमें सुननी पड़ेगी। मामले में चंपत राय का इस्तीफा अब कंफर्म किया जा चुका है। राम मंदिर ट्रस्ट ने इसको लेकर बयान भी जारी किया। उन्होंने कहा कि इस खबर से आहत हैं, दुखी हैं, लेकिन ये भरोसा भी जताया है कि जल्द ही सत्य का खुलासा होगा। अब एसआईटी ने भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं चंपत राय पर। एसआईटी की रिपोर्ट में जो पहला आरोप हमने आपको बताया, दूसरा आरोप है कि सीसीटीवी फुटेज में 70 बार चोरी दिखी है। 70 बार चंपत के करीबी लोगों ने ही चंदा चोरी किया है। चंपत राय ने कई बार शिकायतें अनसुनी की। रणवीर पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। रणवीर, अब ये कंफर्म हो चुका है आधिकारिक तौर पर, लेकिन ट्रस्ट की ओर से ये कहा गया है कि सच का खुलासा होगा और उसी का इंतजार हो रहा है। इंतजार तो इस बात का भी हो रहा है रणवीर कि आखिर आगे कार्रवाई में क्या कुछ देखने को मिलता है। देखिए, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में कहा था कि किसी भी प्रकार से चिंता करने की जरूरत नहीं है, एसआईटी टीम गठित कर दी गई है और जैसे ही रिपोर्ट आएगी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। उसके बाद एसआईटी की रिपोर्ट पहुंचती है और तुरंत मुकदमा पंजीकृत होता है। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन जो विपक्ष जिस तरीके से कहीं ना कहीं हमलावर है, विपक्ष लगातार उस मुद्दे को जनता के बीच में उड़ाना चाहता है और लगातार अखिलेश यादव तंज कस रहे हैं। उसको लेकर के जो सरकार है, सरकार के चाहे मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की बात करें, चाहे वो मुखिया योगी आदित्यनाथ की बात करें, लगातार उन सब लोगों ने जनता से ये के सामने कहा है कि किसी भी प्रकार से जो चंदा चोर है वो बचेंगे नहीं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि यहाँ पर एक आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। आज जिस तरीके से चंपत राय और अनिल मिश्रा
कि इस्तीफे की बात हुई है, पहुंची है, उसको लेकर के राम मंदिर के जो ट्रस्ट के जो अधिकारी हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा, कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो सोना और चांदी है वो सुरक्षित है, उसमें किसी भी प्रकार से कोई चोरी नहीं हुई है और भविष्य में ना ही नकारात्मक चर्चा इस ट्रस्ट के तरफ कोई ध्यान देगा, ना कोई किसी प्रकार से करेगा। जल्द ही सच सामने आएगा और ट्रस्ट की जो अगली बैठक होगी उस पे कहीं ना कहीं जो चंपत राय हैं और अनिल मिश्रा हैं उनके इस्तीफे पर विचार होगा। तो ये साफ तौर पर है कि जिस तरीके से लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे उसको लेकर के अनिल मिश्रा और चंपत राय ने इस्तीफा दिया है, तो उस पे इस्तीफे पर अब बैठक होगी। बैठक होने के बाद उस पर निर्णय लिया जाएगा कि क्या इनका इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से लोगों की एक भावना आहत हुई है उसको लेकर के जनता भी ये चाहती है कि किसी भी प्रकार से इसका सच निकल करके आवे, आखिर किन लोगों ने इतनी बड़ी चंदा चोरी की और किस प्रकार से जो रिपोर्ट आई, उनकी जो संपत्ति है, उन्होंने जब से कब से वो ट्रस्ट में लगे, कब से वो उस विभाग में पहुंचे और कितनी उन्होंने ड्यूटी की, उस समय उनकी कितनी सैलरी थी, उन्होंने अभी तक संपत्ति कितनी बनाई है। कहीं ना कहीं ये सब चीजों की एसआईटी जांच कर रही है। जांच करने के बाद उनको गिरफ्तार भी किया गया है, तो गिरफ्तार के बाद किस प्रकार की कड़ियां खुलती हैं, किन किन का नाम निकल करके आता है, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और उत्तर प्रदेश के नहीं, इससे पूरे विश्व की निगाहें हैं, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी राम मंदिर के नाम पर उत्तर प्रदेश में हो चाहे केंद्र सरकार में हो वो पहुंची और आज ये चंदा चोरी का जिस तरीके से बड़ा आरोप लगा है, उनके जो सदस्य हैं वो ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं चंपत राय को चंदा चोरी के बारे में लगातार बताई गई लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार से इस पर ठोस कदम नहीं उठाया, यानी कि कार्यवाही नहीं की, मामले को सीरियस नहीं लिया। तो ये सब कई ऐसे बिंदु हैं जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं और उस पर जांच होना बाकी है। जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनकी उनकी भूमिका पाई जा रही है, वो सब पे एक जांच के घेरे में है और कहीं ना कहीं सब पे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ये लगातार दावा कर रहे हैं, अपने स्पीच में बोल रहे हैं, अपने भाषणों में बोल रहे हैं, यहाँ तक कि जब वो अयोध्या दौरे पर गए और चंपत राय के ऊपर जिस तरीके से आरोप लग रहा था तो उनको कहीं ना कहीं उनको उनके जनसभा से दूर किया गया। चंपत राय को किसी भी प्रकार से योगी आदित्यनाथ के अगल बगल भी वो नहीं भटके और दूर दूर तक उनको जो उनकी सुरक्षा टीम थी उनसे मांगा गया, ऐसे ही पत्र देके मांगा गया कि आप किसी को नामित कर दीजिए जो कि उस कार्यक्रम में मौजूद रहेगा, लेकिन आप नहीं रह सकते क्योंकि आपके ऊपर इतना बड़ा आरोप लग रहा है। अनिल मिश्रा से लेकर के तमाम ऐसे लोगों को कह रहे हैं कि सच सामने आएगा, किसी भी प्रकार से कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा उतावला होने की जरूरत नहीं है, जो चीजें हैं वो सच निकल करके आएगी। लेकिन विपक्ष का दावा है कि जो बड़ी मछलियां हैं उनको बचाई जा रही है, यानी कि जो बड़े लोग हैं उनको बचाया जा रहा है और छोटे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन संपत्तियों की इतनी कैसे बढ़ी, कैसे उनकी कमाई रही, क्या उनका स्रोत रहा, तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर एसआईटी जांच कर रही है। जी, चंपत राय का इस्तीफा तो अपने आप में बड़ा घटनाक्रम हो ही जाता है, बड़ी खबर हो ही जाती है, लेकिन रणवीर जो आरोप लगाए गए हैं एसआईटी की जांच रिपोर्ट में, जो जानकारी अब तक सामने आ रही है, पहले तो ये बताया जा रहा है कि पर्याप्त फुटेज ही नहीं मिल पाई और जो दूसरा इससे जुड़ा हुआ हैरान कर देने वाला मामला है कि 70 बार चोरी पकड़ी गई है। तो आप देखिए, जब अभाव है, तकनीकी फॉल्ट है, यहाँ पर पूरे व्यापक तरीके से नहीं मिल पाई हैं चीजें प्रशासन को, उसमें ही अगर 70 बार चोरी दिखी है, अगर सब कुछ अवेलेबल होता प्रशासन के पास तो ये आंकड़ा और भी बड़ा हो सकता था क्या? बिल्कुल है, लेकिन जो न्यास ने जो किया है, जो एक अपील किया उन्होंने कि किसी भी प्रकार से जो सोशल मीडिया है उसमें जो काट छांट करके जो बातें निकल करके आ रही हैं उस पर आप किसी भी प्रकार से ध्यान ना दें। उन्होंने आश्वस्त किया है, ट्रस्ट ने सभी श्रद्धालुओं को आश्वस्त किया है कि आप किसी भी प्रकार से जो लोग कह रहे हैं कि चांदी के ईंट, चांदी के आभूषण और बहुमूल्य सामान जो श्री राम सेवा न्यास में दिया गया था दान के रूप में, वो गायब है। तो वो भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सब किसी भी प्रकार से कहीं कोई गायब नहीं है। शिकायत की तो बातें चल रही है, शिकायत की बातें जब धीरे धीरे ट्रस्ट तक मामला पहुंचा, ट्रस्ट के लोगों का कहना है कि किसी भी प्रकार से कोई इस तरह की शिकायत नहीं हुई। वहीं विपक्ष का आरोप है कि जब बंदरबांट में, यानी कि जब चंदा की चोरी का जो बंटवारा था वो जब सही तरीके से नहीं हो पाया, तब ये बात धीरे धीरे बाहर निकल करके आई और उसके बाद में ये सोशल मीडिया के माध्यम से जब पूरे समाज में धीरे धीरे फैलना शुरू हो गया, तब इसके कार्रवाई शुरू हुई। हालांकि देखिए, हम भी लगातार यही अपने दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, ऐसे में किसी भी चीज को आप सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं या भरोसा करते हैं तो उससे पहले 100 दफा जरूर सोचिए, क्रेडिबल सोर्सेस पर भरोसा जताइए। धन्यवाद आपका रणवीर, तमाम जानकारी के लिए।
और वहीं लखनऊ में अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ एलडीए का अभियान लगातार जारी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर प्रवर्तन जोन 4 की टीम ने अलीगंज सेक्टर एच पुरनिया स्थित मुगल जायका को सील कर दिया है। आरोप है कि बेसमेंट में काफी समय से अवैध रूप से होटल का संचालन किया जा रहा था। जोनल अधिकारी विपिन शिवहरे के नेतृत्व में यह बड़ी कार्रवाई की है। एलडीए ने साफ किया है कि बिना अनुमति और नियमों के विरुद्ध संचालित प्रतिष्ठानों के खिलाफ अभियान आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। तो देखिए, लखनऊ में जिस तरह से कोचिंग सेंटर में भीषण आग लगी, उसके बाद अब शासन और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट और सक्रिय नजर आ रहा है। लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब लखनऊ से ताजा मामला सामने आया है, जहां बेसमेंट में चल रहे अवैध होटल को सील कर दिया गया। साथ ही प्रशासन की ओर से साफ चेतावनी दी गई है कि नियम के विरुद्ध कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे तमाम संस्थान या प्रतिष्ठान जो नियम के खिलाफ संचालित हो रहे हैं, नियम को नहीं मान रहे, उन पर कार्रवाई तय है। एलडीए की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई। अवैध होटल पर प्रशासन ने ताला लगा दिया और साथ ही ये साफ संदेश दिया है कि आगे भी अभियान जारी रहेगा। रायबरेली के जिला अस्पताल से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही का एक मामला सामने आया। आरोप है कि इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीजों की एक्सपायरी डेट की ग्लूकोज बोतलें और इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। परिजनों का कहना है कि इसके बाद कुछ मरीजों की तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि शिकायत की लेकिन सुनवाई नहीं हुई। पीड़ितों का कहना है कि डायल 112 पर भी सूचना देने के बाद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। फिलहाल मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के रायबरेली का ये पूरा मामला है, जहां मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मरीजों के स्वास्थ्य का ध्यान किसी को भी नहीं। तो रात को जो है आधे अंग में पैरालिसिस हो गया था, तो हम फुर्सतगंज लेके गए। वहाँ से इनको जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। हम यहाँ पे लेके आए। जब यहाँ पे लेके आए तो डॉक्टर साहब ने इनको एडमिट कर लिया इमरजेंसी वार्ड में। सिटी स्कैन के लिए भेजा। हम बाहर से सिटी स्कैन करवा के आए। उसके बाद फिर यहाँ पे इनका इलाज चालू हुआ। इलाज के दौरान जो है यहाँ पे नए लड़के हैं जो बीगो तक नहीं लगा पाते हैं। कई बार ब्लड आया, फिर बीगो लगाए। उसके बाद दवा जब चेक की तो दवा में ये हमारे पास सबूत के तौर पे हमने रख लिया है, ये एक्सपायरी डेट की जो है इंजेक्शन और ग्लूकोज लगाए जा रहे थे। और हमारे ही पेशेंट को नहीं, इधर बगल में भी पेशेंट है उसको भी लगाया है, उसके बगल में पेशेंट है उसको भी लगाया है। और जब से लगाया है तब से कुछ ज़्यादा। वंश बहादुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। वंश, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले पर? आरोप है कि एक्सपायरी ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है मरीजों को। बरेली में भावना जी, जिस तरीके से मरीजों ने जो है जिस तरीके से जो है देखा है कि एक्सपायरी डेट का ग्लूकोज और जो इंजेक्शन लगाए जा रहे थे उसके खिलाफ जो है आवाज उठाते हुए तहसीलदार ने बयान दिया है। लेकिन उस बयान के बाद जो है तहसीलदार को जो है ना तो जो है कोई सेवा दी गई, ना किसी तरीके जो है डॉक्टर जो है उस मरीज के पास आए हैं। किस तरीके से सरकारी हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार किया जा रहा है और लापरवाही की जा रही है, कहीं न कहीं जो है गैर जिम्मेदारी और तहसीलदारों को जो है बेपरवाह तरीके से जो है मौत के मुंह में घसीटा जा रहा है। अब जब ये मामला उजागर हुआ है, क्या विभाग के संज्ञान में ही मामला, क्या जानकारी मिल पा रही है? उजागर होने के बाद जो है सीएमएस से बयान लिया गया है, तो उन्होंने जांच कमेटी बैठाया है। इस तरीके की जांच कमेटी जो है वो हमेशा बैठाया करते हैं, लेकिन जांच के नाम पे जो है कोई भी आरोप नहीं लगता है और वो जो दोषी कर्मचारी होते हैं उनको बरी कर दिया जाता है। लेकिन इस बार जो है सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरीके से मीडिया ने इस खबर को दिखाया है और जो जिस तरीके से डिस्पोज किया है सरकारी हॉस्पिटल को, कहीं ना कहीं जो है ये जांच का विषय है और ये बहुत बड़ी घटना है। क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में जिस तरीके से मरीज आता है, भरोसे के नाम पर आता है, ये सोचने वाली बात है कि एक्सपायरी डेट जो है, एक्सपायरी डेट की सामान दी जा रही है, ये सबसे बड़ा जांच का विषय है सर। भावना जी, वंश, अब हालांकि हैरान करने वाली बात यही है, जैसा आपने भी जिक्र किया कि भरोसा करके आते हैं लेकिन उस भरोसे के साथ खिलवाड़ होता है, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। धन्यवाद आपका वंश तमाम जानकारी के लिए। वही उन्नाव की छात्रा रश्मि सविता को उस समय बड़ा झटका लगा जब आयकर विभाग से 20 करोड़ 98 लाख रुपए की आय छिपाने के आरोप में उन्हें समन मिल गया। रश्मि का कहना है कि उनके आधार और पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल कर दिल्ली में उनके नाम से एक फर्म चलाई गई। मजदूर परिवार से आने वाली रश्मि ने बताया कि उनकी
किसी भी कंपनी या करोड़ों के कारोबार से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। उन्होंने आयकर विभाग को जवाब भेज दिया है और पुलिस से शिकायत कर दस्तावेजों का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अब परिवार को जांच के नतीजों का इंतजार है। हालांकि इस घटना के बाद रश्मि भावुक रही। उन्होंने कहा कि अब आगे इसको लेकर जांच की मांग की है और शिकायत सौंप दी जा चुकी है प्रशासन को। आधार और पैन के दुरुपयोग का छात्रा ने गंभीर आरोप लगाया। करोड़ों का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। छात्रा ने पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है। छात्रा का कहना है कि उसके दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल किया गया है। और वहीं अब बदायूं से दर्दनाक खबर सामने आ रही है, जहां ट्रैक्टर की टक्कर से 12 लोग घायल हो गए। ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने सभी घायलों को CHC में भर्ती कराया है। अब पूरे मामले को लेकर प्रशासन की ओर से जांच पड़ताल की जा रही है। घायलों को इलाज के लिए CHC पहुंचाया गया। बदायूं का पूरा मामला, ट्रैक्टर की टक्कर से 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। हालांकि मामले की जानकारी मिलने पर प्रशासन मौके पर पहुंचा है और अब आगे पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही। तस्वीरें देखिए किस तरह से वाहन क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। अब प्रशासन की कोशिश है कि जल्द से जल्द आरोपी को धर दबोचा जाए, लेकिन कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए इस हादसे में। जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए, मेडिकल सहायता के लिए CHC ले जाया गया, उपचाराधीन है। और वहीं मिर्जापुर के विंध्याचल थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 11 साल के छात्र की टैंकर की चपेट में आने से मौत हो गई। छात्र साइकिल से स्कूल जा रहा था, तभी तेज रफ्तार टैंकर ने उसे टक्कर मार दी। हादसे के बाद नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया, जिससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया गया। टैंकर चालक मौके से फरार हो गया है, जबकि पुलिस ने वाहन को कब्जे में ले लिया है। आगे की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। हादसे के बाद ग्रामीणों ने लंबा जाम लगा दिया, जिसकी वजह से यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। आने जाने वाले लोगों को, राहगीरों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। हालांकि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से ये दर्दनाक खबर सामने आई है। टैंकर की चपेट में 11 साल का छात्र आया। हादसे के बाद ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर की और गुस्से में सड़क पर जाम लगा दिया। प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। टैंकर चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। टैंकर की चपेट में 11 साल का छात्र आया, दर्दनाक मौत हुई, जिसके बाद ग्रामीणों का, स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सड़क पर एकत्रित हुए और सड़क जाम कर दी। यहाँ एक्सीडेंट हुआ था, उसमें ग्रामीणों का मांग है कि जो रेलवे का अंडरपास जा रहा है उसमें बरसात के दिनों में पानी जमा हो जाता है। एक समस्या तो सबसे बड़ी ये है। दूसरी, जो रास्ता भी है वो भी अच्छी स्थिति में नहीं है। तो ग्रामीणों ने ये मांग की है कि उस रास्ते को ठीक कराया जाए और ये प्रयास किया जाए कि वहाँ पानी न जमा हो। जी सर, तो क्या मांगे सर पूरा हो? इसको कराया जाएगा, क्योंकि इसमें ग्रामीणों की देखने से लग रहा है कि समस्या है इनकी। जो अभी समय है चूँकि बरसात के पहले, तो प्रयास किया जाएगा कि बरसात के पहले से। बदायूं में 4 साल की बच्ची के साथ अपहरण के बाद दुष्कर्म का मामला सामने आया। बता दें कि बच्ची 12 घंटे बाद खेत में घायल अवस्था में मिली। और फिलहाल के इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।